हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ENG 511 लेसन नंबर 24 है हमारे पास इनेट मैकेनिज्म द लैंग्वेज बाय प्रोग्राम हाइपोथेसिस। अच्छा, लैंग्वेज बाय प्रोग्राम हाइपोथेसिस को समझने से पहले हम एक दफ़ा थोड़ा सा पीछे जाते हैं और चॉम्स्की के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। चॉम्स्की का कहना था कि एक बच्चे के अंदर बाय बर्थ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जो उसको लैंग्वेज लर्न करने में, लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करती है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर पहले से उसके माइंड में इनेट क्वालिटी होती है लैंग्वेज लर्न करने की, चाहे जैसे एनवायरनमेंट मिले, चाहे उसे जैसी इनपुट मिल रही हो, यानी वो लैंग्वेज लर्न कर लेता है। ये चॉम्स्की का कहना था और इसने अपनी थ्योरी के लिए कुछ एविडेंस भी पेश किए थे कि अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो लोग बच्चे रह रहे होते हैं उनमें इंटेलिजेंस की डिग्री भी डिफरेंट होती है, लेकिन वो जब लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं तो वो सेम प्रोसेस से गुजर कर करते हैं और ये इसने एविडेंस दिए थे। और इसके बरक्स में जो थ्योरी थी वो बिहेवियरिस्ट व्यू था। बिहेवियरिस्ट जो थे वो कहते थे कि बच्चे में कोई इनेट क्वालिटी नहीं होती है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वो इन्वायरमेंट से लर्न कर रहा होता है, इंटरेक्शन से लर्न कर रहा होता है और जिस तरह की उसे इनपुट मिल रही होती है उसके मुताबिक वो लैंग्वेज को लर्न कर रहा होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसमें कुछ इनेट क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। और उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ पे बॉयकर्टन जो है ये लैंग्वेज बाय प्रोग्राम हाइपोथेसिस पेश कर रहा है। इसका कहना ये है कि जब बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है तो उसे अगर इनपुट मिल रही है, ये दोनों थ्योरीज को आपस में मिला रहा है, इनपुट मिल रही है लेकिन वो इनसफिशेंट है, तो भी बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा। क्योंकि उसके अंदर अपनी जो कम्युनिटी की लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए इनेट क्वालिटी है उसके माइंड में लैंग्वेज बाय प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली बाय बर्थ, बायोलॉजिकली। पिजन्स एंड क्रियोल्स अगला टॉपिक है हमारे पास। अच्छा, पिजन्स एंड क्रियोल्स इजी वर्डिंग में मैं आपको समझाती हूँ। पिजन्स वो लोग होते हैं, उन लोगों की लैंग्वेज होती है पिजन्स की। अगर दो डिफरेंट कंट्रीज या दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी बात अब दूसरे तक पहुंचानी तो है, कम्युनिकेट तो करना है, तो वो करेंगे ये कि वो लैंग्वेज को इजी वर्डिंग में, बगैर किसी प्रिंसिपल के, बगैर किसी लैंग्वेज के वर्ड ऑर्डर को यूज़ किए, सिंपल वर्ड में अपनी बात अगले तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल लैंग्वेज की ना सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे अब उन्होंने कहना है माउस टचेज, तो उन दोनों को नहीं पता कि एक दूसरे की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो वो कहेंगे हेयर बिलोंग टू फेस या हेयर बिलोंग टू माउथ, इस तरह से। और क्रियोल्स जो होते हैं ये पिजन्स के बेसिकली बच्चे होते हैं। क्रियोल्स को अब देखिए पिजन्स जहाँ पे रह रहे हैं, अब उनके जो बच्चे हैं उनकी एक्सेस तो नहीं है ना उस इलाके की डोमिनेट लैंग्वेज तक, तो वो ये करेंगे कि वो अपने जो पेरेंट्स की लैंग्वेज होगी उसको एज अ नेटिव लैंग्वेज सीख लेंगे, तो उनकी लैंग्वेज को हम कहेंगे क्रियोल्स। Buykerton 1983 observes that the condition necessary to produce creoles has existed numerous times between 1500 and 1900। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी इस टॉपिक को आगे एक दफ़ा खुद रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, जो बाइकर्टन ने जो स्टडी की थी वो हवावियन के लोगों पे थी। हवावियन क्रियोल्स डेवलप बिटवीन 1900 एंड 1920। ये वाले क्रियोल कब डेवलप हुए थे? 1900 और 1920 के दरमियान डेवलप हुए थे। एंड पॉसिबल फॉर बाइकर्टन टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द क्रियोल बाय स्टडीइंग द स्पीच ऑफ द पीपल हु आर स्टिल लिविंग। और जो अब तक लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी स्टडी एज अ क्रियोल की थी बाइकर्टन ने। इन पर्टिकुलर ही एग्जामिन्ड द लैंग्वेज ऑफ द इमिग्रेंट्स हु मूव टू हवाई एंड दैट ऑफ देयर चिल्ड्रन हु वर बर्न इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। पिजन्स वो लोग थे जो कि तब हवाई में मूव करके आए थे और उनके जो बच्चे जो 20th सेंचुरी में पैदा हुए थे वो क्रियोल्स थे। द स्पीच ऑफ द पिजन स्पीकर वाज। अच्छा, यहाँ पे ना पिजन्स की स्पीच हमें कैसे पता चलेगा कि ये पिजन्स है, क्योंकि अब दुनिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जा रही होती है, तो हमें पिजन्स की यहाँ पे कुछ करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं कि पिजन्स कैसी होती है, मज़ीद इसको समझने के लिए। द स्पीच ऑफ द पिजन्स स्पीकर वाज रेडिमेंट्री। रेडिमेंट्री आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल, बगैर किसी प्रिंसिपल के, बिल्कुल सादा फॉर्म लैंग्वेज की, यानी कि बिल्कुल बेसिक फॉर्म, कि जो उनकी जो स्पीक होती है वो बिल्कुल रुडिमेंट्री होती है, बिल्कुल बेसिक होती है, सिंपल होती है। इन मैनी केसेस दे वर सो देयर वाज नो रिकॉग्नाइजेबल सिंटैक्स। उनका कोई ऐसा सिंटैक्स नहीं होता है, मतलब कि अनरिकॉग्नाइजेबल होता है। एंड लैंग्वेज रिजेंबल्ड अ लिंग्विस्टिक्स फ्री फॉर ऑल। और उसमें कुछ लिंग्विस्टिक्स के रूल्स भी नहीं होते हैं। सम स्पीकर्स यूज्ड वन वर्ड ऑर्डर एंड अदर्स
एंड अदर, मतलब कुछ लोग और वर्ड ऑर्डर और तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ और तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। द वर्ड ऑर्डर्स ऑफन रिलेटेड टू द स्पीकर्स ओन नेटिव लैंग्वेज, और वो जो लैंग्वेज में, पिजन्स लैंग्वेज में वो जो वर्ड ऑर्डर यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो उनकी नेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। मोर ओवर कम्प्लेक्स सेंटेंसेज वर एब्सेंट इन पिजन, और उसमें उनकी जो लैंग्वेज होती है उसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेज नहीं होते हैं। पिजन सेंटेंसेज हैड नो सबऑर्डिनेट क्लासेस, ना उसमें कुछ सबऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं, एंड इवन सिंगल क्लास टर्नर्स ऑफन लैक्ड वर्ब, और जो क्लासेस होती हैं उसमें वर्ब नहीं होता है। इन एडिशन देयर वाज नो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एनाफोरा, और ना उसमें कुछ एनाफोरा का सिस्टम होता है। टॉपिक नंबर 140 हमारे पास द लैंग्वेज बाय प्रोग्राम। इसमें बायकर्टन जो है वो कुछ एविडेंस पेश करता है और वो कुछ दलाइल देता है। वो कहता है कि देखें, अब जो पिजन्स हैं उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए एक इजी लैंग्वेज बना ली, और फिर क्रियोल्स ने भी वो लैंग्वेज आगे कैरी की और उसको अडॉप्ट किया, बगैर किसी ग्रामर को सीखे, बगैर किसी वो यानी कि कम्प्लेक्स क्लासेस वगैरह को यूज़ किए, उन्होंने कम्युनिकेशन कर लिया। तो ये सब भी मुश्किल था, फिर भी उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया और वो अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सब किस वजह से है? क्योंकि उनके माइंड में जो लैंग्वेज बाय प्रोग्राम है। From these observations, Bykerton conclude that children have innate grammar, that the absence of proper environmental input serve as the child's language system. He calls this system the language by program. तो वो यही कहता है कि उनको एक इन्वायरमेंट भी नहीं मिल रहा है ऐसा कि जहाँ पे वो लैंग्वेज एक्वायर कर सके, उसके बावजूद उन्होंने लैंग्वेज एक्वायर किया और कम्युनिकेट किया है, तो ये लैंग्वेज बाय प्रोग्राम की वजह से हुआ है। हवाइन के क्रियोल डिफर्ड इन सेवरल रिस्पेक्ट फ्रॉम इंग्लिश। जो हवाइन के क्रियोल्स थे वो इंग्लिश के जो क्रियोल्स थे उनसे डिफरेंट थे। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट लिंग्विस्टिक फीचर नॉट एट्रीब्यूटेड टू द इंग्लिश कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल नेटिव लैंग्वेज ऑफ द पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स वाज Portuguese might incorporate some Portuguese elements into their creoles। अब जो फ़र्ज़ करें कि क्रियोल्स जो हैं उन्होंने पिजन्स की लैंग्वेज को एज अ नेटिव लैंग्वेज एक्वायर तो किया है, लेकिन जो वो पिजन्स थे उनकी अगर नेटिव लैंग्वेज पहले, मतलब उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो पोर्टुगीज़ थी, तो अब क्रियोल की लैंग्वेज में भी कुछ एस्पेक्ट्स उनके पेरेंट्स की नेटिव लैंग्वेज के होंगे। The language by program hypothesis has been further buttressed by studies of language development in cognitively deaf children by Goldin, Madoff and her colleagues। अच्छा, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ये जो लैंग्वेज बाय प्रोग्राम हाइपोथेसिस था बायकर्टन का, इसको सपोर्ट किसने किया था? इसको किया था गोल्डन, मैडव एंड हर कोलीग्स ने, और उन्होंने डेफ चिल्ड्रन पे एक स्टडी की थी और उन्होंने इसके हाइपोथेसिस को भी सपोर्ट किया था कि इनेट यानी कि क्वालिटीज़ होती हैं लैंग्वेज लर्निंग की। अगला टॉपिक है हमारे पास पैरामीटर सेटिंग। पैरामीटर और प्रिंसिपल को समझने के लिए चोम्स्की ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। चोम्स्की का कहना है कि जो हाउ वी क्रिएट इनफिनिट सेंटेंसेस फ्रॉम फिनिट रूल्स, एंड उसने कहा है कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, जबकि जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि एक ड्राइवर है, वो ड्राइव कर रहा है, अब उसने ड्राइविंग के लिए एक साइड रोड की सिलेक्ट करनी है, ये उस पर डिपेंड है कि कौन सी साइड करनी है, तो ये इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल। लेकिन जिस तरह के यूके में जो ड्राइवर हैं वो सिर्फ एक साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, यूके में सिर्फ लेफ़्ट साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह यूनाइटेड स्टेट में राइट साइड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये स्पेसिफिक साइड उनके लिए एक बताई गई है ना, तो हर लैंग्वेज के लिए, इसी तरह हर कंट्री के लिए उन्होंने बताई हुई है। तो ये पैरामीटर्स हैं, यानी कि पैरामीटर्स स्पेसिफिक होते हैं और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। Parameter is a framework within generative linguistics in which the syntax of the natural language is described in accordance with general principle, abstract rules of grammars, and specific parameters, marker switches that for a particular language are either turned on or off. For example, the position of the heads in phrase is determined by the parameter. Bykerton's language by program may be thought of a specific instance of general innate mechanism called parameter setting। ये इसने पैरामीटर सेटिंग की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। बायकर्टन लैंग्वेज बाय प्रोग्राम में बी थॉट ऑफ ए स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ जनरल इनेट मैकेनिज्म कॉल्ड पैरामीटर। द नोशन ऑफ पैरामीटर प्लेज अ की रोल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। ये मैंने वही बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर में इसको उसने डिटेल से बताया चोम्स्की ने। According to Chomsky, children are born with the knowledge of parameters and their possible setting. The task of acquiring a language is therefore reduced to identifying which parameter settings apply to one native language. One parameter is called head parameter, has been discussed by Cook। अच्छा, head parameter को किसने डिस्कस किया था? Cook ने।
Each phrase in the language has one element that is most essential, which is called the head. ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है. Each phrase in the language has one element that is most essential, which is called head. It is the noun is noun phrase and verb in verb phrase. Verb phrase में वो जो head होता है वो verb होता है, और noun phrase में जो head होता है वो noun होता है. The head parameter specifies the position of the head within a phrase. अगला टॉपिक हमारे पास the subset principle. Another way to think about how these parameter settings may be made is through what Berwick and Van Berg. सबसेट प्रिंसिपल को सबसे पहले तो डिस्कस किसने किया था? बर्विक ने और वैन बर्ग ने, कि जो फॉर थिंक अबाउट लैंग्वेजेस एज अ सबसेट ऑफ अनदर. जैसा कि लैंग्वेज की मिसाल लें, जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एक दूसरे का सबसेट होती हैं. कंसीडर वर्ड ऑर्डर. अब लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है वर्ड ऑर्डर, उसी को ले लें. इंग्लिश इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज. ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं. इंग्लिश इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज. Russian allows a small set of admissible order, and the Orbigian language Valkyrie allows the most total scrambling of word order within a class. The idea of subset is Russian could be considered a subset of Valkyrie. जो Russian है उसको हम consider कर सकते हैं Valkyrie language का subset with somewhat more restricted word order. In the same way, with respect to the word order, English may be considered as a subset of Russian. जो English है वो subset में भी subset है Russian की. टॉपिक नंबर 143 हमारे पास द इश्यूज़ ऑफ नेगेटिव एविडेंस. सबसे पहले हम नेगेटिव एविडेंस और पॉजिटिव एविडेंस में डिफरेंस देख लेते हैं. एट द ग्रामेटिकल लेवल, positive evidence is evidence that a particular utterance is grammatical in the language that the child is learning. Negative evidence is evidence that a particular utterance is ungrammatical. अब grammatical level पे जो अगर वो अनग्रामेटिकल अटर्नेंस जो है वो अटर कर रहा है तो वो नेगेटिव एविडेंस होगी. अगर ग्रामेटिकल है उसकी अटर्नेंस तो वो पॉजिटिव एविडेंस होगी. Children receive positive evidence when they are exposed to an utterance that is not corrected or otherwise indicated as an inappropriate. जो बच्चे होते हैं वो जब बोलना सीख रहे होते हैं, वो अटर्नेंसेस अटर कर रहे होते हैं, तो हम जो है उनकी करेक्शन नहीं करते हैं और उनको पॉजिटिव सिर्फ एविडेंस ही देते जा रहे होते हैं. अब पिंकर ने इस पे आर्ग्यू किया है. पिंकर का कहना है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव एविडेंस ही मिले चिल्ड्रन को तो वो लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकते हैं. पिंकर आर्ग्यूज दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर अ लैंग्वेज फ्रॉम पॉजिटिव एविडेंस अलोन. This notion is based in a part on some computer simulation studies of language learning done some times ago. Gold found that when he wrote a program in which the computer received only positive evidence, it failed to acquire a language adequately. Gold ने फाउंड किया कि जब उसने एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखा जिस पे उसने सिर्फ उसे पॉजिटिव एविडेंस दी, तो कंप्यूटर जो है वो लैंग्वेज को सही तरह नहीं समझ सका. क्यों? क्योंकि जब तक नेगेटिव एविडेंस ना दी जाए, जब तक ये ना बताया जाए कि कौन से जो पैटर्न है, ग्रामेटिकल पैटर्न है, वो लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल हैं, कौन से नहीं हैं, तो लैंग्वेज जो है वो एडुकेटली नहीं सीखी जा सकती है. अब पिंकर ने जो क्लेम किया था उसके लिए उसने 3 पॉइंट्स बताए हैं. पिंकर हैज़ क्लेम्ड दैट ऑन द होल parents do not provide sufficient negative evidence to enable child to learn a language. He argues that although negative evidence is sometimes present, it is not systematically and consistently available. पिंकर आर्गूमेंट इज एज फॉलोज. ए उसने ये कहा पॉजिटिव एविडेंस अलोन इज कंसिस्टेंट विद टू मैनी कंपीटिंग ग्रामर्स. सेकंड उसने ये कहा कि नेगेटिव एविडेंस विच कुड कंस्ट्रेन द प्रॉब्लम स्पेस इज नॉट जनरली अवेलेबल. और थर्ड पॉइंट ये था कि देयरफॉर सम कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी इनेट. ये वाले 3 पॉइंट्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद कर लीजिएगा. टॉपिक नंबर 124 है हमारे पास ऑब्जेक्शन टू इनेट मैकेनिज्म. अब पूरे चैप्टर में इनेट मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा था, यहाँ पे उसमें ऑब्जेक्शंस कुछ की गई हैं, यानी इस पे भी कुछ क्रिटिसाइज इसको भी किया गया है इनेट मैकेनिज्म को. इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी ना इसमें ऑब्जेक्शन की, वो निक्रागॉन लैंग्वेज थी. निक्रागॉन एक साइन लैंग्वेज थी, वो डेफ बच्चों ने अडॉप्ट की थी. 1920 में ये डेवलप हुई थी लैंग्वेज. इसमें यह था कि जो डेफ चिल्ड्रन थे वो जब इकट्ठे हुए थे स्कूल में या बसेस में, जिस तरह वो इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए एक साइन लैंग्वेज डेवलप कर ली थी. तो इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इनेट मैकेनिज्म. अब इनेट मैकेनिज्म से अगर होती तो वो पहले भी कर लेते ना, जब वो अकेले थे, आइसोलेशन में थे. जब लेकिन वो इकट्ठे हुए तो तब उन्होंने एक साइन लैंग्वेज क्रिएट की. इसका मतलब है कि सोशलाइजेशन ज़रूरी है, इन्वायरमेंट का किरदार है लैंग्वेज एक्वायर करने में. इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था. दिस कंक्लूजन हैज़ बीन चैलेंज बाय एलमन, बैट्स, जॉनसन, कर्मिल्स, ऑफ स्मिथ, पेर्सी एंड प्लंकेट. ये वाले जो नाम है इन्होंने इसको यानी कि ऑब्जेक्शन किया था.
इस मैकेनिज्म पे वी वुड एग्री दैट दीज फिनोमेना आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड दे अटेस्ट टू अ robust drive among human beings to communicate their thoughts as rapidly as efficiently as possible. However, these phenomena do not acquire a performance scenario situation in which a grammar emerged before it was innately specified. मतलब ये कहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें एक इनेट क्वालिटी होती है और वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं और वो जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि जब वो जो ग्रामर है वो किसी इनेट क्वालिटी की वजह से सीखी जाती है. इफ़ चिल्ड्रन डिवेलप अ रोबोट ड्राइव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब जो ऊपर सारा इसमें क्रिटिसिज्म हो रहा था और ये जो है ना जैकेंडॉफ इसने इस चीज़ को माना था कि कुछ जो मतलब कुछ इनेट मैकेनिज्म होता है हमारे माइंड में. जैकेंडॉफ हैज़ रिस्पॉन्डेड दैट अडल्ट आल्सो हैव अ रोबस्ट ड्राइव टू एक्वायर अ लैंग्वेज बट दे एक्वायर पिजन्स rather than creoles. Thus something beyond a robust drive seems to be necessary. According to Jackenford and others, that something is an innate mechanism for acquire language. इसका कहना था कि कुछ ना कुछ मतलब सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे माइंड में मैकेनिज्म ज़रूर होता है जो हमें लैंग्वेज एक्वायर करने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है.